हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और साथ ही स्वागत है हमारे इस महा सीरीज में। तो 12th क्लास की एनसीईआरटी की ये सीरीज चल रही है। तो इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हमारा अध्याय 2 है, जिसमें हम देखेंगे राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएँ 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। तो आप सभी को पता है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य सभी शासकों को ले लिया गया है। तो इसमें मैं थोड़ा सा क्वेश्चन भी ली हूँ आपको बताने के लिए कि देखिए क्वेश्चन पूछता कैसे है, तो उसको भी हम देखेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हैं। तो इसको देखेंगे हम कि कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है और किन किन एग्जामों में पूछ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बाद 1500 वर्षों के लंबे अंतराल में उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में कई प्रकार के विकास हुए। यही वह काल था जब सिंधु नदी और इसकी उपनदियों के किनारे रहने वाले लोगों द्वारा ऋग्वेद का लेखन किया गया। उत्तर भारत, दक्कन पठार क्षेत्र और कर्नाटक जैसे उपमहाद्वीप के कई क्षेत्रों में कृषक बस्तियां अस्तित्व में आईं। साथ ही दक्कन और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चरवाहा बस्तियों के प्रमाण भी मिलते हैं। ईसा पूर्व पहली सहस्त्राब्दी के दौरान मध्य और दक्षिण भारत में शवों के अंतिम संस्कार के नए तरीके भी सामने आए, जिनमें महापाषाण के नाम से भी ख्यात पत्थरों के बड़े बड़े ढांचे मिले हैं। तो ये सब बस एक पृष्ठभूमि बनाया है। तो यहाँ से एग्ज़ाम की दृष्टि से कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है और इतना टाइम भी नहीं है हमारे पास कि हम सबको पढ़ते हुए चलें। तो जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा बस हम उसी को देखते हुए चलेंगे। अब देखते हैं प्रिंसेप और प्रियदर्शी। तो प्रियदर्शी आप सभी को पता है कि अशोक को इस नाम से पुकारा जाता था। तो भारतीय अभिलेख विज्ञान में एक उल्लेखनीय प्रगति 1830 के दशक में हुई, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने ब्रह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा, हालांकि मैं ये क्वेश्चन ले नहीं पाई कि ये जो ब्रह्मी और खरोष्टी लिपि थी इसको सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। तो ये नाम याद रखेंगे आप। इन लिपियों का उपयोग सबसे आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया है। प्रिंसेप को पता चला कि अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर प्रियदर्शी यानी मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम लिखा है। कुछ अभिलेखों पर राजा नाम अशोक भी लिखा हुआ है। तो ये 22 में ही क्वेश्चन अशोक के अभिलेखों से पूछा गया है। तो और कई सारे एग्जामों में पूछा भी गया कि मास्की के अभिलेख में जो है अशोक को किस नाम से जानते हैं, भाब्रू अभिलेख में अशोक को किस नाम से जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि किस अभिलेख में इनके नाम का उपयोग है और किस अभिलेख में इनको प्रियदर्शी या भाब्रू सम्राट के तौर पर लिखा गया है या उनको प्रदर्शित किया गया है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक था। इस शोध से आरंभिक भारत के राजनीतिक इतिहास के अध्ययन को नई दिशा मिली, क्योंकि भारतीय और यूरोपीय विद्वानों ने उपमहाद्वीप पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों की वंशावलियों की पुनर्रचना के लिए विभिन्न भाषाओं में लिखे अभिलेखों और ग्रंथों का उपयोग किया। परिणाम स्वरूप 20वीं सदी के आरंभिक दशकों तक उपमहाद्वीप के राजनीतिक इतिहास का एक सामान्य चित्र तैयार हो गया। उसके बाद विद्वानों ने अपना ध्यान राजनीतिक इतिहास के संदर्भ की ओर लगाया और यह छानबीन करने की कोशिश की कि क्या राजनीतिक परिवर्तनों और आर्थिक तथा सामाजिक विकासों के बीच कोई संबंध था। शीघ्र ही यह आभास हो गया कि इनमें संबंध तो थे, लेकिन संभवतः सीधे संबंध हमेशा नहीं थे। तो यहाँ से भी हमारा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस एक बेस बना रहा है ये, ठीक है। अब देखते हैं प्रारंभिक राज्य के बारे में। और ये 16 महाजनपद तो आप लोग जानते ही होंगे। आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। इस काल को प्रायः आरंभिक राज्यों, नगरों, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। इसी काल में बौद्ध तथा जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ। बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। तो बौद्ध और जो जैन ग्रंथ है, तो इसमें वो नाम जो बौद्ध ग्रंथ है उसका नाम है आपका अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय, ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछा है। अंगुत्तर निकाय। और जो जैन धर्म की पुस्तक है वो है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र। तो इन दोनों ग्रंथों में इन 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। और ये अभी तो क्या है कि
ऑप्शन चेंज कर दिया है बीपीएससी, लेकिन जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तब इसका ई ऑप्शन था। ठीक है, एक से अधिक वाला था उसमें ऑप्शन, अब तो फिलहाल ऐसा नहीं है। यद्यपि महाजनपदों के नाम की सूची इन ग्रंथों में एक समान नहीं है, लेकिन वज्जी, मगध, कोसल, कुरु, पांचाल, गांधार और अवंती जैसे नाम प्रायः मिलते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि उक्त महाजनपद सबसे महत्वपूर्ण महाजनपदों में गिने जाते होंगे। तो इस नाम का उल्लेख पाए जाने का मतलब ये है कि हो सकता है कि इतने महत्वपूर्ण रहे हों कि इनका उल्लेख जो है इन ग्रंथों में किया गया, तो संभवतः ऐसा अनुमान लगाया जाता है। अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था, लेकिन गढ़ और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था। इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध इन्हीं गढ़ों से संबंधित थे। वज्जी संघ की ही भांति कुछ राज्यों में भूमि सहित अनेक आर्थिक स्रोतों पर राजा गण सामूहिक नियंत्रण रखते थे। यद्यपि स्रोतों के अभाव में इन राज्यों के इतिहास पूरी तरह लिखे नहीं जा सकते, लेकिन ऐसे कई राज्य लगभग 1000 साल पहले तक बने रहे, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ से थोड़ा सा आप ये नाम ध्यान रखिएगा कि अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में इन महाजनपदों का उल्लेख हुआ है। और आपसे ये भी क्वेश्चन बना सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैन ग्रंथ है और कौन सा बौद्ध ग्रंथ है। तो नाम भी आपको याद होने चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन किस ईयर में पूछा है ये मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन इतना पता है कि ये पूछा है। प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी जिसे प्रायः किले में घेरा जाता था। तो सही बात है, जैसे कि अब अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। ठीक है, तो इस तरीके से हर एक महाजनपद की एक राजधानी होती थी। तो 16 महाजनपदों की जो 16 राजधानियां हैं वो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको एक बार आप देख लीजिएगा, क्योंकि पीसीएस में ऐसे फैक्ट्स पूछ लिए जाते हैं। और यूपीएससी में भी क्या करता है कि जो महाजनपद रहेगा उस महाजनपद की जो राजधानी रहेगी उसको चेंज कर देगा, तो इसलिए आपको वो याद होना जरूरी है। किलेबंद राजधानियों के रख रखाव और प्रारंभिक सेनाओं और नौकरशाही के लिए भारी आर्थिक स्रोत की आवश्यकता होती थी। लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना शुरू की। इनमें शासक सहित अन्य के लिए नियमों का निर्धारण किया गया और यह अपेक्षा की जाती थी कि शासक क्षत्रिय वर्ण से ही होंगे। तो ध्यान देंगे, ये धर्मशास्त्र ग्रंथ में किसका उल्लेख किया गया है? तो इसमें शासक सहित इसमें अन्य लोगों के लिए नियमों का निर्धारण किया गया है कि आपको ये नियम, ये कानून आपको फॉलो करने हैं। और ऐसा इसमें कहा गया कि जो क्षत्रिय वर्ण के शासक होंगे, इसमें ऐसा नियम बनाया गया कि जो शासक होगा वो केवल क्षत्रिय वर्ग का ही हो सकता है। तो ध्यान देंगे, अगर यूपीएससी में आपसे यहाँ पर स्टेटमेंट दे दे कि ऐसे दे दे आपका कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, पहला आपका दे दे कि धर्मशास्त्र नामक ग्रंथ छठी यहाँ पर हिंदी में लिख दूँ मैं, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की है। दूसरा, इसमें यह नियम बनाया गया है कि शासक हमेशा केवल क्षत्रिय वर्ग का ही होगा। फिर दे देगा नीचे, निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। पहला आपका दे देगा केवल एक सही, इसको ए कर लीजिए। ए आपका दे देगा केवल एक सही, बी दे देगा केवल 2 सही, सी दे देगा दोनों सही, और डी दे देगा दोनों में से कोई नहीं।
कोई नहीं। तो यहाँ पर कहते हैं ना कि मतलब सामान्यतः जहाँ पर केवल शब्द आता है तो उसमें हम क्या करते हैं, उस ऑप्शन को बिल्कुल एलिमिनेट कर देते हैं। लेकिन सामान्यतः का मतलब है कि 90% आपके चांसेस रहेंगे, लेकिन 10% आपका ये सही भी हो सकता है। तो ये उन 10% में आता है। तो यहाँ पर केवल, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें जो नियम बनाया गया है इस धर्मशास्त्र में, तो इसमें यही कहा गया है कि जो शासक होगा वो केवल क्षत्रिय वर्ण का ही होगा। तो ये सही है बिल्कुल। तो इसमें आप ये मत समझिएगा कि यहाँ पर केवल लग गया है तो इसको मैं क्या करूँ कि दो दो हटा दिया मैंने और एक सही कर दिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, इसका आंसर है आपका सी, क्योंकि ये दोनों ही सही है। ये 6वीं शताब्दी का ग्रंथ है और दूसरा इसमें केवल शासक के रूप में किसको मान्यता दी गई है, तो केवल क्षत्रिय वर्ण से जो संबंधित है उसको। यदि आपसे यहाँ पर पूछता है कि असत्य को चुनिए, असत्य को, तब आपका आंसर होगा 2, क्योंकि ये आपका गलत हो गया, ठीक है। सॉरी, डी होगा, क्योंकि दोनों में से कोई भी असत्य नहीं है, दोनों ही सत्य है। तो आंसर होगा इसका डी। तो आप लोग ये समझ करके बी मत लगा दीजिए कि यहाँ पर केवल है तो केवल वाला ही आपका गलत है। तो इस चीज़ से आपको बचना है और ऐसे छोटी छोटी जो बारीकियाँ हैं उन्हीं को पकड़ करके आपको चलना है। शासकों का काम किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से कर तथा भेंट वसूलना माना जाता था। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि जो शासक होते थे वो क्या करते थे, तो ये जो शासक होते थे ये किसानों से, व्यापारियों से, शिल्पकारों से कर वसूलते थे और भेंट भी वसूलते थे। तो यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा ना कि नहीं, शासक क्यों वसूलेगा, कोई मंत्री होगा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर मंत्री नहीं था, शासक खुद ही क्या करता था, तो इनसे कर और भेंट को वसूलता था। क्या वनवासियों और चरवाहों से भी कर के रूप में कुछ लिया जाता था? हमें इतना तो ज्ञात है कि संपत्ति जुटाने का एक वैध उपाय पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके धन इकट्ठा करना भी माना जाता था। धीरे धीरे कुछ राज्यों ने अपनी स्थायी सेनाएं और नौकरशाही तंत्र तैयार कर लिए। बाकी राज्य अब भी सहायक सेना पर निर्भर थे, जिन्हें प्रायः कृषक वर्ग से नियुक्त किया जाता था। तो ये छोड़ दीजिए, आपको यहाँ से ये चीज़ ध्यान होना चाहिए कि जो ये जो धर्म शास्त्र नामक ग्रंथ है वो क्या है, इसमें किस चीज़ का उल्लेख किया गया है और जो शासक वर्ग होता था उसका कार्य क्या होता था। इतना ही आपको यहाँ से नोट डाउन करना है। 16 महाजनपदों में प्रथम मगध था। तो कह रहा है कि 6ठी से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। आधुनिक इतिहासकार इसके कई कारण बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा हुआ है ये बीपीएससी में पूछा हुआ है और यहाँ पर ये पूछा है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। तो यहाँ पर देखिए खुद ही कह रहा है कि जो ये प्रथम मगध साम्राज्य था इसका उत्कर्ष कब हुआ, 6ठी से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में। तो आप देखिए यहाँ पर 6ठी कहाँ है, ये रहा आपका आंसर है बी। तो देख सकते हैं आप पहले ही यहाँ पर मतलब यहाँ पर पहला ही लाइन है इसका और यहीं से आपका क्वेश्चन बन गया है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। बाकी यहाँ पर ये जो चीज़ें अभी बता रही हैं कि ये जो 16 महाजनपदों में मगध ही इतना शक्तिशाली होकर के क्यों उभरा। तो ये आपसे मेंस के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक एक पॉइंट्स को देखते चलिए इसको मेंस के हिसाब से भी। तो यहाँ पर है कि आधुनिक इतिहासकार इसके कई कारण बताते हैं, ठीक है। एक यह कि मगध क्षेत्र में खेती की उपज खास तौर पर अच्छी होती थी। तो एक तो आपका पहला तो आपका यही हो गया, पहला आपका ये हो गया कि यहाँ पर जो ये मगध जो क्षेत्र था यहाँ पर खेती काफ़ी अच्छी होती थी। तो इसका मतलब दूसरा आप डाल सकते हैं कि यहाँ की भूमि कैसी थी, भूमि उपजाऊ थी, ये आप डाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि उपज अच्छा कब होगा, जब आपकी भूमि उपजाऊ रहेगी। तो इससे आप एक पॉइंट्स अपना और ऐड कर सकते हैं। दूसरा इसमें कह रहा है कि लोहे की खदानें भी आसानी से यहाँ उपलब्ध थी। तो तीसरा आपका ये हो गया, जिससे उपकरण और हथियार बनाना सरल होता गया। जंगली क्षेत्रों में हाथी उपलब्ध थे जो सेना के एक महत्वपूर्ण अंग थे। तो अब यहाँ से आपने इतना पढ़ लिया कि लोहे की खदानें वहाँ पर उपलब्ध थीं, जिससे क्या किया गया, उपकरण बनाए गए। और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इन उपकरणों के माध्यम से जंगलों को साफ करके कृषि का विस्तार
किया गया, जिससे क्या हुआ, उत्पादन अच्छा हुआ। जब उत्पादन आपका अच्छा होगा तो फिर आपका अधिशेष होगा, यानी खा पी कर भी आपका इतना बच जाएगा कि आप उसको आसानी से वहाँ पर बेच सकते हैं। जब अधिशेष ज़्यादा होगा तो लाभ ज़्यादा होगा, लाभ ज़्यादा होगा तो पैसा ज़्यादा आएगा। और ऐसा तो है नहीं कि आप कर वगैरह देंगे नहीं, आप टैक्स वगैरह देंगे तो राजा का भी जो शासक है उसका राजस्व भी बढ़ेगा। राजस्व अब जब राजस्व बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि वो एक शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एक लाइन है तो आपको खुद से सोचना है कि और क्या चीज़ें यहाँ पर ऐड की जा सकती हैं। जैसे कि यहाँ पर बता दिया कि लोहे के उपकरण है, तो अब आप सोचिए कि यदि वहाँ पर लोहे की खदानें उपलब्ध थीं, उससे उपकरण बनाए गए, इससे और क्या हो सकता है। तो ऐसे ही आपका पैराग्राफ भरेगा जब आप मेंस लिखेंगे। तो ऐसे ये जो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं इन्हें आप खुद से सोच करके जब लिखते जाएंगे तो वैसे ही आपका आंसर जो है कंप्लीट भी हो जाएगा और आप कॉपी भी आपकी भरी भरी सी दिखेगी। तो एग्जामिनर को भी देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा कि हाँ बच्चे ने पढ़ा है और सच में लिखा है। ठीक है, तो तीसरा अगर हम देखें तो जंगली क्षेत्रों में हाथी उपलब्ध थे जो सेना के एक महत्वपूर्ण अंग थे। तो तीसरा आपका ये हो गया। साथ ही गंगा और इसकी, अब चौथा यहाँ पर लीजिए, तो चौथा कह रहा कि साथ ही गंगा और इसकी उपनदियों से आवागमन सस्ता व सुलभ होता था। तो यहाँ पर क्या है, यातायात के भी यातायात के साधनों की उपलब्धता। ठीक है, और फिर जंगल जैसी संपदा भी थी इनके पास, जंगल जैसी संपदा, इसको भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आरंभिक जैन और बौद्ध लेखकों ने मगध की महत्ता का कारण विभिन्न शासकों की नीतियों को बताया। तो यहाँ पर आप ये कह सकते थे शासकों की नीतियाँ। तो छठवां अगर आपको डालना है तो आप कर देंगे, यहाँ पर कर देंगे आप शासकों की नीतियाँ। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिल्कुल अगर वहाँ का कोई शासक ऐसा नहीं है जो दूरदर्शी हो, जो चीज़ों को सोच ना सके, तो फिर क्या फ़ायदा है। वो नीतियाँ बनाएगा कि कैसे कार्य करना है, कैसे हम और आगे जा सकते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें जो काम करता है। तो ध्यान देंगे तो बौद्ध और जैन जो लेखक थे उन्होंने कहा कि मगध का इतना शक्तिशाली होना वहाँ के शासकों की नीतियाँ थीं। इन लेखकों के अनुसार बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्म नंद जैसे प्रसिद्ध राजा अत्यंत महत्वाकांक्षी शासक थे और इनके मंत्री उनकी नीतियाँ लागू करते थे। तो यहाँ पर जो नीतियाँ लागू की जाती थी यहाँ पर राजा के द्वारा ना होकर के किसके द्वारा हो रही है, मंत्री के द्वारा। तो ये भी ध्यान में रखेंगे। और महत्वाकांक्षी शासक के बारे में किसको किसको बताया है, एक तो बिंबिसार को, अजातशत्रु के बारे में तो आपको पता ही होगा, इसने अपने बाप को ही मार डाला था। फिर क्या हुआ कि स्वयं अपने पुत्र के हाथों मारा गया था। महापद्म नंद के बारे में तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये मेंस के भी हिसाब से यहाँ पर आप समझते हुए थोड़ा सा चलिए। प्रारंभ में राजगाह है, यानी इसको राजगीर भी कहते हैं और राजगृह भी कहते हैं और गृहवज्र भी कहते हैं। ये जो राजगाह है तो देखिए इसका क्या क्या नाम है। ये नाम भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बीपीएससी में आपको घुमा देगा। एक तो है इसका नाम राजगृह, दूसरा आपका यहाँ पर दिया हुआ ही है राजगीर, चौथा आपका दे दिया यहाँ पर राजगाह और पांचवा है आपका गिरिवज्र। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। तो ये जो सारे नाम थे ये मगध की राजधानी थी, मगध की ये प्रारंभिक राजधानी थी। यह रोचक बात है कि इस शब्द का अर्थ है राजाओं का घर, इसलिए इसको राजगृह भी कहते थे। पहाड़ियों के बीच बसा राजगाह एक किलेबंद शहर था। बाद में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया। तो अब देखिए राजधानी में यहाँ पर कौन कौन से नाम आ गए। एक तो आपका पाटलिपुत्र भी आ गया, दूसरा आपका राजगीर आ गया, तीसरा राजगाह आ गया, चौथा आपका राजगृह आ गया और पांचवा आपका गृहवज्र आ गया। तो ये जो पांचों नाम हैं आपके 1 2 3 4 5, ये जो पांचों नाम हैं आपके, ये पांचों नाम आपको याद होने चाहिए क्योंकि यदि यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं कि राजगाह है, राजगीर है, पाटलिपुत्र है, बाकी को आप पढ़ ही नहीं रहे हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि राजगृह और गृहवज्र भी इसकी राजधानी थी। तो ध्यान देंगे। अब यहाँ से अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर बनाया भी है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कह रहा है कि मगध की राजधानी कौन सी थी। तो प्रतिष्ठान, तो इसमें कहीं प्रतिष्ठान है ही नहीं।
वैशाली, इसमें भी कहीं नहीं है। ये चंपा जो थी अंग की राजधानी थी। बचा कौन सा आपका, गिरिवज्र या राजगिरी। तो ये थी मगध की प्रारंभिक राजधानी। और अगर हम क्वेश्चन देखें, ये देखिए 47वें बीपीएससी में पूछा है, ये 53 और 55। ठीक है, फिर कह रहा है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। तो ये देखिए सी ही है इसका भी, मगध की प्रारंभिक राजधानी। यहाँ पर मगध की राजधानी दिया और यहाँ पर मगध की प्रारंभिक, बात वही है, क्वेश्चन वही है और ऑप्शन भी देख रहे हैं आप सेम है। तो इस चीज़ को आपको अच्छे से करना है। यदि मैं इसका और एक क्वेश्चन दिखाऊं आपको, तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन था, हाँ ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। तो मगध ही था, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद ये बन गया था। तो ये भी आप देख सकते हैं, ये आईएएस में पूछा है, यूपीएससी में पूछा है। तो इन चीज़ों का आप, इन बारीकियों का ध्यान रखेंगे। और एनसीईआरटी से आप देख रहे हैं कि कितने सारे क्वेश्चन उठा रहा है। और इसको भी थोड़ा सा आप लॉजिक लगा सकते हैं। उत्तराखंड लोअर पीसीएस में ये पूछा गया है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है। तो गुप्त तो अभी आपने पढ़ा ही नहीं, अगर स्टार्टिंग से आप एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं तो गुप्त तो आया ही नहीं है, गुप्त पहले आएगा ही नहीं। वर्धन भी नहीं आएगा, कुषाण भी नहीं आएगा, कौन आएगा, मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसे आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं एक आरंभिक साम्राज्य के बारे में। तो मगध के विकास के साथ साथ मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का शासन पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला था। उनके पुत्र अशोक ने जिन्हें आरंभिक भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक माना जा सकता है, कलिंग पर विजय प्राप्त की। तो यहाँ से दो फैक्ट्स हैं, हालांकि आपको ये चीज़ तो पता ही होगी कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। और कलिंग पर विजय किसने प्राप्त की थी, तो वो किए थे कौन, तो अशोक। ठीक है, अशोक। मौर्य वंश के बारे में अगर हम और जानकारी प्राप्त करना चाहें तो इसमें पढ़ते हैं। कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य के इतिहास की रचना के लिए इतिहासकारों ने विभिन्न प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया है। इनमें पुरातात्विक प्रमाण भी शामिल हैं। विशेषतः या मूर्तिकला, मौर्यकालीन इतिहास के पुनर्निर्माण हेतु समकालीन रचनाएं भी मूल्यवान सिद्ध हुई हैं। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए यूनानी राजदूत मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा है कि निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था। या ऐसे पूछ लेगा कि यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, तो ध्यान देंगे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगर इसका हम क्वेश्चन देखें तो ये देखिए यहाँ पर दिया भी है कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ध्यान रखेंगे, अगर आपसे वेनसांग पूछेगा कि वेनसांग किसके दरबार में आया था, तो ये आया था हर्षवर्धन के। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अगर वेनसांग पूछता है तो वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। एनसीईआरटी में हम लोग पढ़ भी चुके हैं। ये देखिए हर्षवर्धन, और यहाँ पर जो मेगास्थनीज है ये आया था आपका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ये भी पूछ सकता है आपसे कि प्रसिद्ध राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया, भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, वो कहाँ का राजदूत था, तो वो यूनान का राजदूत था। तो ये भी उसका ये जो जगह है जहाँ से वो आया था, ये भी आप नाम अच्छे से याद कर लेंगे। तो ये हो गया कि चंद्रगुप्त के मौर्य के दरबार में ये आया था। आज इसके कुछ अंश उपलब्ध, यानी जो मेगास्थनीज ने अपना बुक लिखा था तो इसके कुछ अंश आज भी उपलब्ध हैं। एक और स्रोत जिसका उपयोग प्रायः किया जाता है वो है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र आप सभी को पता है किसकी रचना है, ये कौटिल्य की रचना है। संभवतः इसके कुछ भागों की रचना कौटिल्य या चाणक्य ने की थी, जो चंद्रगुप्त के मंत्री थे। तो क्वेश्चन ये भी पूछा है कि चंद्रगुप्त के मंत्री कौन थे, तो वो थे कौटिल्य। ठीक है, जैसे कि अगर मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊं, ये देखिए कौटिल्य प्रधानमंत्री थे किसके, तो चंद्रगुप्त मौर्य के। यहाँ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य दिया है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। तो आप देख सकते हैं इतने में से ही कितने क्वेश्चन पूछा है। और तो क्वेश्चन मैंने लिया नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए हैं। तो इसलिए जो जो चीज़ें यहाँ पर हाईलाइट की जाएंगी उसी चीज़ों को आपको पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, बिल्कुल। ठीक है,
साथ ही मौर्य शासकों का उल्लेख परवर्ती जैन, बौद्ध और पौराणिक ग्रंथों तथा संस्कृत वाङ्मय में भी मिलता है। यद्यपि उक्त साक्ष्य बड़े उपयोगी हैं, लेकिन पत्थरों और स्तंभों पर मिले अशोक के अभिलेख प्रायः सबसे मूल्यवान स्रोत माने जाते हैं। तो यहाँ से आपके लिए जो इम्पोर्टेंट था यहाँ पर हाईलाइट कर दिया गया है, बाकी आप ये नीचे की चीज़ें छोड़ सकते हैं। अशोक वह पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों पर पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए। अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धम्म का प्रचार किया। तो दे देगा आपसे कि निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा अपने अभिलेखों के माध्यम से धम्म का प्रचार किया गया था? तो वो किया गया था अशोक के माध्यम से, अशोक के अपने अभिलेखों के माध्यम से। इनमें बड़ों के प्रति आदर, सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता, सेवकों और दासों के साथ उदार व्यवहार तथा दूसरे के धर्मों और परंपराओं का आदर शामिल था। अब ये धम्म है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये धर्म के प्रचार की चीज़ें हैं, ये नैतिक व्यवस्था से संबंधित है। यहाँ पर नैतिक विचारों का आदान प्रदान, विचारों को सिखाया जा रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये सब नैतिक शिक्षा में ही आते हैं कि बड़ों का हमें आदर करना है, सन्यासी ब्राह्मणों के प्रति उदारता रखनी है, सेवकों और दासों के साथ उदार व्यवहार करना है, दूसरों के धर्मों का सम्मान करना है, परंपराओं का उनका आदर करना है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये नैतिक हैं, नैतिक विज्ञान की ये हैं सारी जितने भी यहाँ पर चीज़ें बताई जा रही हैं। तो ये जो धम्म था ना, ये कोई धर्म से संबंधित नहीं था, ये एक नैतिक विचार था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। साम्राज्य का प्रशासन, अब इसको देखते हैं। तो मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे, राजधानी पाटलिपुत्र और 4 प्रांतीय केंद्र तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और सुवर्णगिरी। इन सब का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा किसका किसका उल्लेख किया गया है अशोक के अभिलेख में। एक तो पाटलिपुत्र का, दूसरा तक्षशिला का, तीसरा उज्जैनी का, चौथा तोसली का और 5वां सुवर्णगिरी का। ये अशोक के अभिलेखों में इनका उल्लेख मिलता है, तो ये भी आप नोट डाउन कर लेंगे। यदि हम इन अभिलेखों का परीक्षण करें तो पता चलता है कि आधुनिक पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड तक हर स्थान पर एक जैसे संदेश उत्कीर्ण किए गए हैं। क्या इतने विशाल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था समान रही होगी? इतिहासकार अब इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ऐसा संभव नहीं था। तो ये सब कहाँ पहुंचते हैं कहाँ नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है कि अशोक के अभिलेखों में किस किस प्रांतों का, किस किस राजनीतिक केंद्रों का उल्लेख किया गया है। साम्राज्य में शामिल क्षेत्र बड़े विविध और भिन्न भिन्न प्रकार के थे। कहाँ अफगानिस्तान के पहाड़ी क्षेत्र और कहाँ उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र। यह संभव है कि सबसे प्रबल प्रशासनिक नियंत्रण साम्राज्य की राजधानी तथा उसके आसपास के प्रांतीय केंद्रों पर रहा हो। इन केंद्रों का चयन बड़े ध्यान से किया गया। तक्षशिला और उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पर स्थित थे, जबकि सुवर्णगिरी कर्नाटक में सोने की खदान के लिए उपयोगी था। तो जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है कि सुवर्णगिरी किसके लिए प्रसिद्ध था, तो कर्नाटक में सोने की खदान के लिए। तो ये थोड़ा सा फैक्ट्स आप ध्यान में रखेंगे। ऊपर हमने कुछ ब्रैकेट में भी छोड़ा, उसको भी देखते हुए चलते हैं। यहाँ पर भाषाएं और लिपियाँ हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत में हैं, जबकि पश्चिमोत्तर में मिले अभिलेख अरेमाइक और यूनानी भाषा में हैं। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि निम्नलिखित में से अशोक के जितने भी अभिलेख पाए गए हैं वो केवल प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, तो ध्यान दीजिएगा केवल प्राकृत में ही नहीं है। अशोक के जो अभिलेख हैं वो प्राकृत भाषा में भी हैं, अरेमाइक भाषा में भी हैं और यूनानी भाषा में भी हैं। प्राकृत के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा भाषा कैसा है, भाषा है आपका प्राकृत, ठीक है, प्राकृत है भाषा, लेकिन जो लिपि है वो कैसी है, वो ब्राह्मी लिपि है। खरोष्ठी लिपि में भी मिले हुए हैं, शाहबाज गढ़ी वगैरह में खरोष्ठी लिपि में भी मिले हुए हैं, तो उसको भी हम देखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि जो भाषा होती थी अशोक के अभिलेखों की, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, भाषा और लिपि में कंफ्यूज मत होइएगा। भाषा तो क्या क्या था, प्राकृत भाषा था, फिर आपका क्या था, अरेमाइक, अरामेक, और तीसरा क्या था आपका, यूनानी। यूनानी अगर लिपि की बात करें, लिपि तो लिपि कैसी थी, तो एक तो थी ब्राह्मी,
ब्राह्मी लिपि और दूसरी थी खरोष्ठी। खरोष्ठी लिपि, ठीक है। तो इन दोनों लिपियों का यूज हुआ है अशोक के अभिलेख में, और ये तीनों भाषाओं का अभिलेख हुआ है, उल्लेख हुआ है अशोक के अभिलेख में, इसमें लिखा गया है। जबकि पश्चिमोत्तर के कुछ अभिलेख खरोष्ठी में लिखे गए हैं। अरेमाइक और यूनानी लिपियों का प्रयोग अफगानिस्तान में मिले अभिलेखों में किया गया था। तो ये ध्यान नहीं रखना है, जितना यहाँ पर नोट डाउन कर दिया गया है उतना ही आपको ध्यान रखना है। बस ये ध्यान रखना है कि जो खरोष्ठी लिपि है वो किधर मिलेगा आपको, तो ये मिलेगा पश्चिमोत्तर के कुछ प्रांतों में। अब ये अभिलेख है, ऊपर तो नहीं है ना, नहीं, ये अभिलेख है, इसको भी देख लेते हैं। अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे हुए होते हैं। अभिलेखों में उन लोगों की उपलब्धियां, क्रियाकलाप या विचार लिखे जाते हैं जो उन्हें बनवाते हैं। इनमें राजाओं के क्रियाकलाप तथा महिलाओं और पुरुषों द्वारा धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान का ब्यौरा होता है। यानी अभिलेख एक प्रकार से स्थायी प्रमाण होते हैं। कई अभिलेखों में इनके निर्माण की तिथि भी खुदी हुई होती है। जिन पर तिथि नहीं मिलती है उनका काल निर्धारण आमतौर पर पूरा लिपि अथवा लेखन शैली के आधार पर काफ़ी सुस्पष्टता से किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, तो उदाहरण छोड़ दीजिए, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। प्राचीन अभिलेख प्राकृत भाषाओं में लिखे जाते थे। प्राकृत उन भाषाओं को कहा जाता था जो जन सामान्य की भाषाएं होती थी। तो ध्यान देंगे यहाँ पर, ये जो प्राकृत भाषा थी ये जन सामान्य की भी भाषाएं होती थी। इस अध्याय में अजातशत्रु और अशोक जैसे शासकों के नाम प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। तो ध्यान देंगे, कह देगा कि केवल प्राकृत भाषा में अशोक के नाम का ही उल्लेख मिलता है, तो ये गलत होगा, क्योंकि अशोक के साथ साथ अजातशत्रु का भी प्राकृत भाषा में नामों का उल्लेख मिलता है। क्योंकि यह नाम प्राकृत अभिलेखों से प्राप्त हुए हैं, आपको यहाँ तमिल, पाली और संस्कृत जैसी भाषाओं के शब्द भी मिलेंगे, क्योंकि इन भाषाओं में भी अभिलेख मिलते हैं। तो ध्यान देंगे, संस्कृत में भी, पाली में भी और तमिल में भी अभिलेख पाए गए हैं। यह संभव है कि लोग अन्य भाषाएं भी बोलते थे, लेकिन इनका उपयोग लेखन कार्य में नहीं किया जाता था। अब जनपद का अर्थ एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ से सब एक बार अभिलेख किसे कहते हैं ये भी थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिएगा। अभिलेख उसे कहते हैं जो पत्थर, धातु, मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर सतह पर खुदे होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता था, तो इसमें जो राजा होते थे उनके विचार वगैरह होते थे, और जो महिलाएं और पुरुष जो होते थे धार्मिक संस्थानों को जो कर देते थे उनका भी ब्यौरा इसमें कर नहीं, दान जो देते थे उनका भी ब्यौरा इसमें होता था। जनपद का अर्थ एक ऐसा भूखंड है जहाँ कोई जन अपना पांव रखता है अथवा बस जाता है। इस शब्द का प्रयोग प्राकृत व संस्कृत दोनों में मिलता है। बस जन का आप परिभाषा देख लेंगे, बाकी आप छोड़ देंगे। अब आते हैं यहाँ पर साम्राज्य के संचालन के लिए भूमि और नदियाँ दोनों मार्गों से आवागमन बना रहना अत्यंत आवश्यक था। राजधानी से प्रांतों तक जाने में कई सप्ताह या महीनों का समय लगता होगा। इसका अर्थ यह है कि यात्रियों के लिए खान पान की व्यवस्था और उनकी सुरक्षा भी करनी पड़ती होगी। यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि सेना सुरक्षा का एक प्रमुख माध्यम रही होगी। मेगास्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समितियों का उल्लेख किया है। इनमें से एक का काम नौसेना का संचालन करना था, तो दूसरी यातायात और खान पान का संचालन। तीसरे का काम क्या था, तो पैदल सैनिकों का संचालन। चौथी समिति क्या करती थी, अश्वरोहियों की देखभाल करती थी। और 5वीं क्या करती थी, रथारोहियों का देखभाल करता था। तो छठी का काम था हाथियों का संचालन करना, ठीक है। दूसरी समिति का दायित्व विभिन्न प्रकार का था, उपकरणों को ढोने के लिए, बैलगाड़ियों की व्यवस्था, सैनिकों के लिए भोजन, जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करना, सैनिकों की देखभाल के लिए सेवकों और शिल्पकारों की नियुक्ति करना। तो अब यहाँ से जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो ये है कि संचालन के लिए एक समिति होती थी जिसमें 6 उप समितियाँ होती थी, ठीक है। और इनमें से अब ये उप समितियाँ जो हैं इनका काम क्या होता था, तो पहले क्या करती थी, जो पहली समिति होती थी उप समिति, वो नौसेना का संचालन करती थी। दूसरी क्या करती थी,
यातायात और खान पान का संचालन करती थी। तीसरी पैदल सैनिकों का संचालन करती थी। चौथी अश्वरोहियों का संचालन करती थी। पांचवी रथरोहियों का संचालन करती थी और छठी हाथियों का संचालन करती थी। तो ये जो 6 उप समितियाँ हैं, थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि क्या पता यहाँ से आपका पूछ ले। जैसे कि एक ये हो गई आपकी, ठीक है, दूसरी आपकी ये हो गई, तीसरी यातायात का संचालन, यातायात और खान पान का, ये दूसरी है, सॉरी दूसरी है ये तो उप समितियाँ हैं, ये तो कार्य नहीं है, उप समितियाँ इसके बारे में बताया गया है। पहली ये है नौसेना का संचालन, दूसरी है यातायात और खान पान का संचालन, तीसरी पैदल सैनिकों का संचालन, चौथी अश्वरोहियों का संचालन, पांचवी रथरोहियों का और छठी हाथियों का। तो ये जो है 6 उप समितियाँ हैं, इनका आप ध्यान में रखेंगे। अब देखते हैं दूसरी जो समिति है, जो दूसरी उप समिति है वो क्या करती है। दूसरी हमने ऊपर पढ़ ही लिया, तो वही है, यहाँ पर भी दिखा रहा है यहाँ पर कि सैनिकों के लिए भोजन यानी खान पान, जानवरों के लिए चारे का, तो इसे आप छोड़ दीजिएगा। लेकिन ये जो है ना, ये जो 6 उप समितियाँ हैं, ये ज़रूर आप नज़र से निकाल लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर घुमा देगा कि दूसरी का काम तीसरी में कर देगा, तीसरी का काम पहले में कर देगा। अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाए रखने का प्रयास किया। ऐसा उन्होंने धम्म के प्रचार द्वारा किया। तो कुछ जो इतिहासकार हैं वो ऐसा मानते हैं कि अशोक ने जो धम्म नीति का जो ये उपदेश दिया या फिर ये धम्म नीति का पालन करने के लिए बोला अपने अभिलेखों के माध्यम से, तो ये उसका एक राजनीति, एक तरह से कह सकते हैं कि ये उसका राजनीतिक चाल था, क्योंकि वो ये चाहता था कि वो जितना भी साम्राज्य विस्तार कर चुका है वो अस्थायी बना रहे, लोग लड़ाई झगड़ा ना करें और उसकी बातों को माने। और यही जो है मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण भी बना था, क्योंकि जब कोई युद्ध करेगा ही नहीं तो दूसरा वाला थोड़ी ना बैठा रहेगा। दूसरा वाला जो दूसरे जगह का होगा वो तो चाहेगा ही अपने साम्राज्य का विस्तार करना, तो वो तो आएगा ही आक्रमण करने। तो यही सारी चीज़ें हैं, अलग अलग इतिहासकार हैं अपने अलग अलग तर्क को देते हैं, तो हमें इन्हीं तर्कों को ध्यान में रख करके अपने मेंस में आंसर राइटिंग करनी है और संतुलन बना करके चलना है। जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा, धम्म के सिद्धांत बहुत ही साधारण और सार्वभौमिक थे। अशोक के अनुसार धम्म के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार में और इसके बाद के संसार में अच्छा रहेगा। धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्य नाम से विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि धम्म महामात्य का काम क्या होता था, तो धर्म का प्रचार प्रसार करना ही धम्म महामात्य का काम होता था। धम्म का प्रचार प्रसार कौन करता था, तो धम्म महामात्य करता था, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है। सम्राट के अधिकारी क्या क्या कार्य करते थे, तो मेगास्थनीज के विवरण का एक अंश दिया गया है। साम्राज्य के महान अधिकारियों में से कुछ नदियों की देखरेख और भूमि मापन का काम करते हैं, जैसा कि मिस्र में होता था। कुछ प्रमुख नहरों से उपनहरों के लिए छोड़े जाने वाले पानी के मुख्य द्वार का निरीक्षण करते हैं, ताकि हर स्थान पर पानी की समान पूर्ति हो सके। तो छोड़ दीजिए ये सब, ये तो नॉर्मल जितने भी काम है उसका आप लोग लगा करके टी चले आइएगा। अब यहाँ देखने कि मौर्य साम्राज्य था वो कितना महत्वपूर्ण था। 19वीं सदी में जब इतिहासकारों ने भारत के आरंभिक इतिहास की रचना करनी शुरू की, तो मौर्य साम्राज्य को इतिहास का एक प्रमुख काल माना गया। इस समय भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन एक औपनिवेशिक देश था। 19वीं और आरंभिक 20वीं सदी के भारतीय इतिहासकारों को प्राचीन भारत में एक ऐसे साम्राज्य की संभावना बहुत चुनौतीपूर्ण तथा उत्साहवर्धक लगी। साथ ही प्रस्तर मूर्तियों सहित मौर्यकालीन सभी पुरातत्व एक अद्भुत कला के प्रमाण थे, जो साम्राज्य की पहचान माने जाते हैं। इतिहासकारों को लगा कि अभिलेखों पर लिखे संदेश अन्य शासकों के अभिलेखों से भिन्न हैं। इसमें उन्हें यह लगा कि अन्य राजाओं की अपेक्षा अशोक एक बहुत शक्तिशाली और परिश्रमी शासक था। साथ ही वे बाद के उन राजाओं की अपेक्षा विनीत भी थे, जो अपने नाम के साथ बड़ी बड़ी उपाधियां जोड़ते थे। इसीलिए इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं थी कि 20वीं सदी के राष्ट्रवादी नेताओं ने भी अशोक को प्रेरणा का स्रोत माना। तो ये भी कुछ नहीं है। फिर भी मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था। यह साम्राज्य मात्र 150 साल तक ही चल पाया, जिसे उपमहाद्वीप के इस लंबे इतिहास में बहुत बड़ा काल नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त यदि आप
मानचित्र 2 को देखें तो पता चलेगा कि मौर्य, तो छोड़ दीजिए, वो तो मानचित्र वगैरह मेंस के हिसाब से जब हम पढ़ेंगे जब देखेंगे, क्योंकि उसमें मैपिंग वगैरह करनी रहती है। राजधर्म के नवीन सिद्धांत, दक्षिण के राजा और सरदार, इसके बारे में देखते हैं। उपमहाद्वीप के दक्कन और उससे दक्षिण के क्षेत्र में स्थित तमिलकम अर्थात तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश और केरल के कुछ हिस्से। तो ये भी ध्यान दीजिएगा कि तमिलकम किसे कहते थे, तो तमिलकम तीन क्षेत्रों को मिला करके बनाया गया था। किसको किसको, तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल के कुछ हिस्से, इन 3 हिस्सों को मिला करके ही जो क्षेत्र बनता था उसे कहते थे तमिलकम। तो ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से तमिलकम का संबंध किससे है, तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल के कुछ हिस्से को तमिलकम कहते थे। तो कह रहा कि तमिलकम में चोल, चेर और पांड्य जैसे सरदारियों का उदय हुआ। ये राज्य बहुत ही समृद्ध और स्थायी सिद्ध हुए। हमें इन राज्यों के बारे में विभिन्न प्रकार के स्रोतों से जानकारी मिलती है। उदाहरण के तौर पर प्राचीन तमिल संगम ग्रंथों में ऐसी कविताएं हैं जो सरदारों का विवरण देती हैं कि उन्होंने अपने स्रोतों का संकलन और विवरण किस प्रकार से किया। कई सरदार और राजा लंबी दूरी के व्यापार द्वारा राजस्व जुटाते थे। इनके मध्य और पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर शासन करने वाले सातवाहन और उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर और पश्चिम में शासन करने वाले मध्य एशियाई मूल के, ये सब छोड़ दीजिए, यहाँ से बस वही एक फैक्ट्स इंपॉर्टेंट था आपके लिए कि तमिल कम किसे कहते हैं, तो आप यहाँ पर इसको नोट डाउन कर लेंगे। सरदार और सरदारी, सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता था जिसका पद वंशानुगत भी हो सकता था और नहीं भी। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, दे देगा कि सरदार का जो पद था वो वंशानुगत होता था। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर दिया है कि हो भी सकता था और नहीं भी। उसके समर्थक उसके खान पान के लोग होते हैं, उसके समर्थक उसके खानदान के लोग होते हैं। सरदार के कार्यों में विशेष अनुष्ठान का संचालन, युद्ध के समय नेतृत्व करना, विवादों को सुलझाना, मध्यस्थता की भूमिका निभाना शामिल है। वह अपने अधीन लोगों से भेंट लेता है और अपने समर्थकों में उस भेंट का वितरण करता है। सरदारी में सामान्यतः कोई स्थायी सेना या अधिकारी नहीं होते हैं। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि जो सरदारी होती थी इसमें कोई भी स्थायी सेना अधिकारी नहीं होता था। तो ये जो 2 चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, इसका कार्य तो आपको पता लग ही गया होगा। ये 2 चीज़ें जो है ये इम्पोर्टेंट है यहाँ से। एक तो सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता था और जिसका पद वंशानुगत हो भी सकता था और नहीं भी। और दूसरा, इसमें सरदारी में क्या होता था कि कोई भी ना तो सेना स्थायी होती थी और ना ही अधिकारी। तो 2 ये फैक्ट यहाँ से इम्पोर्टेंट है। सेना के लिए हाथी पकड़ना, अर्थशास्त्र में सैनिक और प्रशासनिक संगठन के बारे में विस्तृत विवरण मिलते हैं। मिसाल के तौर पर हाथी को पकड़ने के उपाय के बारे में उसमें यह लिखा है कि हाथी वनों के संरक्षक, हाथियों को पालने वाले लोगों, हाथी के पैरों में जंजीर बांधने वाले लोगों। तो ये हाथी के पकड़ने का तरीका है, सभी आप छोड़ दीजिए। वैदिक राजा देखते हैं। राजाओं के लिए उच्च स्थिति प्राप्त करने का एक साधन विभिन्न देवी देवताओं के साथ जुड़ना था। मध्य एशिया से लेकर पश्चिमोत्तर भारत तक शासन करने वाले कुषाण शासकों ने इस उपाय का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। कुषाण इतिहास की रचना अभिलेखों और साहित्य परंपरा के माध्यम से की गई है। जिस प्रकार के राजधर्म को कुषाण शासकों ने प्रस्तुत करने की इच्छा की, उसका सर्वोत्तम प्रमाण उनके सिक्कों और मूर्तियों से प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास माट के एक देवस्थान पर कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियां लगाई गई थी। अफगानिस्तान के एक देवस्थान पर भी इसी प्रकार की मूर्तियां मिली हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इन मूर्तियों के जरिए कुषाण स्वयं को देवतुल्य प्रस्तुत करना चाहते थे। कई कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि भी लगाई। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट रहता है कि देवपुत्र की उपाधि किसने ली थी, तो कुषाण शासकों के द्वारा देवपुत्र की उपाधि ली जाती थी। संभवतः वे उन चीनी शासकों से प्रेरित हुए होंगे जो स्वयं को स्वर्गपुत्र कहते थे। तो चीनी शासक अपने आप को क्या कहते थे, तो चीनी शासक अपने आप को स्वर्गपुत्र कहते थे। और देवपुत्र की उपाधि कौन लेते थे, तो ये कुषाण शासक लेते थे। तो ये दोनों आप ध्यान में रखेंगे। 4वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य सहित कई बड़े साम्राज्यों के साक्ष्य मिलते हैं। इनमें से कई साम्राज्य सामंतों पर निर्भर थे, अपना निर्वाह स्थानीय संसाधनों द्वारा करते थे, जिसमें
भूमि पर नियंत्रण भी शामिल था। वे शासकों का आदर करते थे और उनकी सैनिक सहायता भी करते थे। जो सामंत शक्तिशाली होते थे वे राजा भी बन जाते थे और जो राजा दुर्बल होते थे वे बड़े शासकों के अधीन हो जाते थे। गुप्त शासकों का इतिहास साहित्य, सिक्कों और अभिलेखों की सहायता से लिखा गया है। साथ ही कवियों द्वारा अपने राजा या स्वामी की प्रशंसा में लिखी प्रशस्तियाँ भी उपयोगी रही हैं। यद्यपि इतिहासकार इन रचनाओं के आधार पर ऐतिहासिक तथ्यों को निकालने का प्रायः प्रयास करते हैं, लेकिन उनके रचयिता तथ्यात्मक विवरण की अपेक्षा उन्हें काव्यात्मक ग्रंथ मानते हैं। उदाहरण के तौर पर इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिशेन, जो स्वयं गुप्त सम्राटों के संभवतः सबसे शक्तिशाली सम्राट समुद्रगुप्त के राजकवि थे, ने संस्कृत में की है। तो यहाँ से तो आपका कुछ भी नहीं है, ठीक है, यहाँ से तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ से आपका 3-4 क्वेश्चन है। पहला तो आपका यही है कि इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की रचना किसने की थी, या प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी, तो वो किए थे हरिशेन के द्वारा की गई थी। दूसरा क्वेश्चन, ये जो प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिशेन के द्वारा की गई थी ये किस भाषा में है, तो ये संस्कृत भाषा में है। और जो ये हरिशेन था वो किसके दरबार का राजकवि था, तो सम्राट समुद्रगुप्त के राजकवि थे ये कौन, तो हरिशेन। और यहीं से आपको एक बात और समझ में आ जानी चाहिए कि इलाहाबाद जो स्तंभ है या जो प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ है ये किस सम्राट से संबंधित है, तो वह सम्राट समुद्रगुप्त से। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से ये जो 3-4 हैं और ये चारों ही क्वेश्चन आपसे यूपीपीसीएस में पूछे गए हैं अलग अलग स्टेटों के एग्ज़ामों में कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की, हरिशेन किसके दरबारी कवि थे, प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें यहाँ प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखी गई हैं, तो ये चारों के चारों ही क्वेश्चन बन गए हैं। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा क्योंकि घुमा फिरा के क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। और यूपीएससी है तो आपको पता है इसमें उसमें करके दे देगा, तो अगर आपको पता नहीं रहेगा तो आप गलत करके चले आएंगे। थोड़ा सा इसको देखते हैं। यह तमिल महाकाव्य शिलप्पादिकारम का एक अंश है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये जो शिलप्पादिकारम है ये एक महाकाव्य है, तमिल महाकाव्य है, ना कि व्याकरण, क्योंकि आपसे यहाँ पर घुमा करके दे देगा कि यह एक तमिल व्याकरण है। कौन, तो शिलप्पादिकारम, जो कि गलत है क्योंकि ये व्याकरण नहीं, ये मणिमेखलाई और शिलप्पादिकारम ये जो दोनों हैं ये महाकाव्य हैं, दोनों बाकी व्याकरण है। जब वह वन की यात्रा पर थे तो लोग नाचते गाते हुए पहाड़ों से उतरे, ठीक उसी तरह जैसे पराजित लोग विजयी का आदर करते हैं। वे अपने साथ उपहार लाएं जिसमें हाथदार सुगंधित लकड़ी, तो कुछ भी नहीं है, छोड़ दीजिएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो शिलप्पादिकारम है ये एक महाकाव्य है, ना कि व्याकरण। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, तो देखिए ये प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है, तो समुद्रगुप्त से है, यहाँ पर भी दे दिया। तो इसमें जो लिखा गया है कि धरती पर उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था, इसलिए इसको भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। अभी देखिएगा क्यों कहते हैं, इसमें दिया भी होगा। अनेक गुणों और शुभ कार्यों से संपन्न उन्होंने अपने पैर के तलवे से अन्य राजाओं के यश को मिटा दिया। वे परमात्मा पुरुष हैं, साधु की समृद्धि और असाधु के विनाश के कारण हैं। वे अज्ञेय हैं, उनके कोमल हृदय को भक्ति और विनय से ही वश में किया जा सकता है। वे करुणा से भरे हुए हैं, वे अनेक सहस्त्र गायों के दाता हैं। उनके मस्तिष्क की दीक्षा दीन दुखियों, बिरहड़ियों और पीड़ितों के उद्धार के लिए की गई हैं। वे मानवता के लिए दिव्यमान उदारता की प्रतिमूर्ति हैं। वे देवताओं के में कुबेर, वरुण, इंद्र और यम के तुल्य हैं। तो आपसे क्या करेगा कि स्टडी यहाँ से कई सारे यहाँ पर इतने पैराग्राफ में उठा करके दे देगा और कह देगा कि निम्नलिखित में से किस शासक के बारे में ये बात की जा रही है। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि समुद्रगुप्त के बारे में प्रयाग प्रशस्ति में क्या कहा गया है, क्योंकि इसको उठा करके दे देगा। यदि आपको पता नहीं रहेगा तो आप गलत कर देंगे। और यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो कुबेर के देवता हैं इनको क्या कहते हैं, ये धन के देवता हैं। वरुण किसके देवता हैं, तो समुद्र देव हैं। इंद्र आप सभी को पता है वर्षा के देवता हैं, युद्ध के देवता हैं, पुरंदर के देवता हैं, ऐसा कहते हैं। और यम जो है ये मृत्यु के देवता हैं। तो यम के बारे में तो आपको पता होगा ही। तो यहाँ से वरुण और कुबेर के भी पता होगा आपको, कुबेर का भी। तो वरुण का थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा कि समुद्र के देवता हैं, वरुण देव, ठीक है। ये मूर्ति है, आप देख सकते हैं।
बदलता हुआ देहात, अब इसको देखते हैं। जनता में राजा की छवि, राजाओं के बारे में प्रजा क्या सोचती थी। स्वाभाविक है कि अभिलेखों से सही जवाब नहीं मिलते हैं। वस्तुतः साधारण जनता द्वारा राजाओं के बारे में अपने विचारों, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, छोड़ दीजिए इसको। गंधतिंदु जातक नामक एक कहानी में बताया गया है कि एक कुटिल राजा की प्रजा किस प्रकार से दुखी रहती है। इन लोगों में वृद्ध महिलाएं, पुरुष, किसान, पशुपालक, ग्रामीण बालक और यहाँ तक कि जानवर भी शामिल हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि जो गंधतिंदु जातक कथाएं हैं, इसमें किस चीज़ का उल्लेख किया गया है। तो एक कुटिल राजा की प्रजा किस प्रकार दुखी रहती है, इसमें इसका उल्लेख किया गया है। जब राजा अपनी पहचान बदलकर प्रजा के बीच में यह पता लगाने गया कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, तो एक एक कर सबने अपने दुखों के लिए राजा को भला बुरा कहा। उनकी शिकायत थी कि रात में डकैत उन पर हमला करते हैं तो दिन में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारी। ऐसे परिस्थिति में बचने के लिए लोग अपने अपने गांव छोड़कर जंगल में बस गए। अब जाहिर सी बात है, अत्याचार होगा तो ये क्या करेंगे। जैसा कि इस कथा में पता चलता है कि राजा और प्रजा, विशेषकर ग्रामीण प्रजा के बीच संबंध तनावपूर्ण रहते थे, क्योंकि शासक अपने राजकोष को भरने के लिए बड़े बड़े कर की मांग करते थे, जिससे किसान खास तौर पर ऋणी रहते थे, मतलब उन पर त्रस्त रहते थे, यानी ऋण से वो ग्रसित रहते थे। इस जातक कथा से पता चलता है कि इस संकट में बचने का एक उपाय जंगल की ओर भाग जाना होता था। इसी बीच करों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए किसानों ने उपज बढ़ाने के कई उपाय ढूंढने शुरू किए। ये भी छोड़ दीजिए। उपज बढ़ाने के तरीका उन्होंने क्या क्या ढूंढा। तो उपज बढ़ाने का एक तरीका हल का प्रचलन था, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही गंगा और कावेरी की घाटियों के उर्वर कछारी क्षेत्र में फैल गया। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हल का साक्ष्य कहाँ पर पाया गया। मैं आपको 3-4 बार बता चुकी हूँ। जिन क्षेत्रों में भारी वर्षा होती थी वहाँ लोहे के फॉल वाले हल के माध्यम से उर्वर भूमि की जुताई। तो छोड़, इतना तो आपको पता ही होगा कि हल का क्या यूज होता है, ठीक है, किस तरीके से उन्होंने क्या क्या किया, सिंचाई कहाँ से करते थे, तो ये सब तो आपको पता ही होगा। ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं। यद्यपि खेती की इन नई तकनीकों से उपज तो बढ़ी, लेकिन इसके लाभ समान नहीं थे। इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि खेती से जुड़े लोगों में उत्तरोत्तर भेद बढ़ता जा रहा था। कहानियों में, विशेषकर बौद्ध कथाओं में, भूमिहीन खेतिहर श्रमिकों, छोटे किसानों और बड़े बड़े जमींदारों का उल्लेख मिलता है। पाली भाषा में गृहपति का प्रयोग छोटे किसानों और जमींदारों के लिए किया जाता था। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर एक शब्दावली आ गई है। गृहपति का मतलब क्या होता था। तो गृहपति का मतलब होता था वो छोटे किसान और जमींदार होते थे, यानी छोटे छोटे वो किसान और जमींदार होते थे। बड़े बड़े जमींदार और ग्राम प्रधान शक्तिशाली माने जाते थे, जो प्रायः किसानों पर नियंत्रण रखते थे। ग्राम प्रधान का पद प्रायः वंशानुगत होता था। तो ये भी आपके लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि ग्राम प्रधान का जो पद था वो वंशानुगत था, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। और ये आरंभिक तमिल संगम साहित्य में भी गांवों में रहने वाले विभिन्न वर्गों के लोगों का उल्लेख है, जैसे बिल्लालर या बड़े जमींदार, हलवाहा या उल्वर या दास अड़िमई। यह संभव है कि वर्गों की यह विभिन्नता भूमि के स्वामित्व, श्रम और नई प्रौद्योगिकी के उपयोग पर आधारित हो। ऐसी परिस्थिति में भूमि का स्वामित्व महत्वपूर्ण हो गया, जिसकी चर्चा प्रायः विधि ग्रंथों में की जाती। तो यहाँ पर जो आपको ध्यान देना शब्दावली है कि बिल्लालर क्या होते थे, तो ये बड़े जमींदार होते थे, ठीक है, ये बड़े जमींदार होते थे। हलवाहा किसको कहते थे, हलवाहा, तो हलवाहा उल्वर को कहते थे, ठीक है। हलवाहा उल्वर क्या होते थे, ये हलवाहा होते थे, हल वगैरह रखने वाले। और ये जो दास थे इनको अड़िमई कहते थे। तो आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से अड़िमई का संबंध किससे है, तो ये दास होते थे। तो ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तीनों ही फैक्ट्स। बाकी आप ऊपर की ये चीज़ें और नीचे की ये चीज़ें छोड़ सकते हैं। गृहपति, वो तो हमने बता ही दिया आपको कि गृहपति घर का मुखिया होता था और घर में रहने वाली महिलाओं, बच्चों, नौकरों और दासों पर नियंत्रण करता था। घर से जुड़े भूमि, जानवर या अन्य सभी वस्तुओं का वह मालिक होता था। कभी कभी इस शब्द का प्रयोग नगरों में रहने वाले संभ्रांत व्यक्तियों और व्यापारियों के लिए भी होता था। तो केवल ये मत समझिएगा इसमें देखा कि गृहपति का जो नाम का जो उपयोग है वो केवल घर के मुखिया के लिए होता था, तो नहीं, ऐसा नहीं है। घर के मुखिया के साथ साथ ये जो संभ्रांत व्यक्ति होते थे या व्यापारी होते थे उनके लिए भी किया जाता था। अब ऊपर ये छोटा सा छोड़ के ब्रैकेट में इसको देखते हैं।
एक तो है गुजरात का सुदर्शन झील। तो गुजरात को ढूंढिए। सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय था, तो ध्यान देंगे ये कृत्रिम जलाशय था। हमें इसका ज्ञान लगभग दूसरी शताब्दी ईस्वी के संस्कृत के एक पाषाण अभिलेख से होता है। इस अभिलेख को शक शासक रुद्रदामन की उपलब्धियों का उल्लेख करने के लिए बनाया गया था। तो रुद्रदामन के अभिलेख से हमें क्या प्राप्त होता है, यानी किसका उल्लेख मिलता है, तो सुदर्शन झील का। इस अभिलेख में कहा गया है कि जल द्वारों और तटबंधों वाली इस झील का निर्माण मौर्य काल में एक स्थानीय राज्यपाल द्वारा किया गया था। तो ये भी कई बार पूछा है आपसे। तो ये जो सुदर्शन झील था, इसका निर्माण मौर्य काल में एक स्थानीय राज्यपाल था, उसके द्वारा करवाया गया। लेकिन एक भीषण तूफान के कारण इसके तटबंध टूट गए और सारा पानी बह गया। बताया जाता है कि तत्कालीन शासक रुद्रदामन ने इस झील का मरम्मत अपने खर्चे से करवाई थी। यानी इसका पुनः जीर्णोद्धार कौन करवाया था, तो वो करवाए थे रुद्रदामन। और इसके लिए अपनी प्रजा से कर भी नहीं लिया था। इसी पाषाण खंड पर एक और अभिलेख है जिसमें कहा गया है कि गुप्त वंश के एक शासक ने एक बार फिर इस झील की मरम्मत करवाई। तो ध्यान देंगे 3 लोगों ने झील की मरम्मत करवाई। पहले तो मौर्य काल का जो राज्यपाल था उसने इसको बनवाया, फिर ये तूफान आया, टूट गया, फिर रुद्रदामन ने इसका निर्माण करवाया दोबारा से, और फिर आगे जा कर के कुछ खराबी हुई होगी तो फिर इसका जो निर्माण है वो गुप्तों ने करवाया था। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए यहाँ भी ये चीज़ें। सीमाओं का महत्व देखते हैं। यहाँ पर मनुस्मृति के बारे में बताया है। कह रहा मनुस्मृति आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है। तो ध्यान दिए कि मनुस्मृति का संबंध किससे है, तो मनुस्मृति एक विधि ग्रंथ है, ना कि धर्म ग्रंथ। इसे संस्कृत भाषा में दूसरी शताब्दी ईस्वी और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व और दूसरी शताब्दी ईस्वी के बीच लिखा गया था। इस ग्रंथ में राजा को यह सलाह दी गई है कि चूँकि सीमाओं की अनभिज्ञता के कारण विश्व में बार बार विवाद पैदा होते हैं, इसीलिए उसे सीमाओं की पहचान के लिए गुप्त निशान जमीन में गाड़ कर रखने चाहिए, जैसा कि पत्थर, हड्डियाँ, गाय के बाल, भूसी, राख, खपटे, गाय के सूखे गोबर, ईंट। यानी कुछ नहीं, बस कह रहा है कि जो सीमाओं को लेकर के विवाद होता रहता है कि नहीं इतना सीमा हमारा है, इतना हमारा है, तो इसके लिए आप एक काम कीजिए कि इसको चिन्हित कीजिए किसी भी चीज़ से, कितना आपका है और यहाँ से मेरा है। ठीक है, तो अब यहाँ से जो आपको ध्यान देने वाली बात है, जो ध्यान देने वाली चीज़ है वो ये है कि एक तो मनुस्मृति क्या है, तो ये एक विधि ग्रंथ है। और इसका निर्माण कब हुआ था, यानी किसके कब लिखा गया था ये, तो देखिए दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू हुआ था और दूसरी शताब्दी ईस्वी तक ये लिखा गया था। तो ये चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, यहाँ से यही आपको नोट डाउन करने हैं। अब देखते हैं भूमिदान और नए संभ्रात ग्रामीण। ईस्वी की आरंभिक शताब्दी से हुई भूमिदान के प्रमाण मिलते हैं। इनमें से कई का उल्लेख अभिलेखों में मिलता है। इनमें से कुछ अभिलेख पत्रों पर लिखे गए थे, लेकिन अधिकांश ताम्रपत्रों पर खुदे हुए होते थे, जिन्हें संभवतः उन लोगों को प्रमाण के रूप में दिया जाता था जो भूमिदान लेते थे। भूमिदान के जो प्रमाण मिले हैं वे साधारण तौर पर धार्मिक संस्थाओं या ब्राह्मणों को दिए गए थे। अधिकांश अभिलेख संस्कृत में थे, विशेषकर 7वीं शताब्दी के बाद के अभिलेखों के कुछ अंश संस्कृत में हैं और कुछ तमिल और तेलुगु में, जैसे स्थानीय भाषाओं में है। आइए एक अभिलेख पर ध्यान से विचार करते हैं। तो ये सब छोड़िए, कुछ नहीं है। प्रभावती गुप्त आरंभिक भारत के एक सबसे महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। उनका विवाह दक्कन पठार के वकाटक परिवार में हुआ था, जो एक महत्वपूर्ण शासक वंश था। संस्कृत धर्मशास्त्रों के अनुसार महिलाओं को भूमि जैसी संपत्ति पर स्वतंत्र अधिकार नहीं था, लेकिन एक अभिलेख से पता चलता है कि प्रभावती भूमि की स्वामी थी और उसने दान भी किया था। इसका एक कारण यह भी हो सकता है क्योंकि वह एक रानी थी और इसीलिए उसका यह उदाहरण एक बिरला ही रहा हो। सही बात है, वो राजकुमारी थी, वो एक रानी थी, तो संभवतः उनमें इतनी शक्तियाँ होंगी कि वह ऐसा काम कर सकती थी। यह भी संभव है कि धर्मशास्त्रों को हर स्थान पर समान रूप से लागू नहीं किया जाता हो। तो ये छोड़िए। अभिलेख से हमें ग्रामीण प्रजा का भी पता चलता है। इसमें ब्राह्मण, किसान तथा अन्य प्रकार के वर्ग शामिल थे, जो शासकों या उनके प्रतिनिधियों को कई प्रकार की वस्तुएं प्रदान करते थे। अभिलेख के अनुसार इन लोगों को गांव के नए प्रधान की
आज्ञाओं का पालन करना पड़ता था और संभवतः अपने भुगतान उसे ही देना पड़ता था। इस प्रकार भूमिदान अभिलेख देश के कई हिस्सों में प्राप्त हुए हैं। क्षेत्रों में दान में दी गई भूमि की माप में अंतर है, कहीं कहीं छोटे छोटे टुकड़े तो कहीं कहीं बड़े बड़े क्षेत्र दान में दिए गए हैं। साथ ही भूमिदान में दान प्राप्त करने वाले लोगों के अधिकारों में भी क्षेत्रीय परिवर्तन मिलते हैं। तो यहाँ से भी आपका कुछ भी फैक्ट्स नहीं है एग्जाम के लिए, जिसे आप छोड़ सकते हैं। थोड़ा सा ये देखते हैं, एक छोटे गाँव का जीवन। तो हर्षचरित संस्कृत में लिखी गई है, कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हर्षचरित किस भाषा में लिखी गई है, तो ये संस्कृत भाषा में है और ये कन्नौज के शासक जो थे हर्षवर्धन, उनकी जीवनी है। तो यहाँ से भी पूछ लेगा कि मिलान के लिए देखा कि कन्नौज के शासक कौन थे, अवंती के शासक कौन थे, उज्जैन के शासक कौन थे। तो ध्यान देंगे कन्नौज के कौन थे, तो वो थे हर्षवर्धन। इसके लेखक बाणभट्ट हर्षवर्धन के राज कवि थे। तो ये जो हर्षचरित लिखा गया है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? देखिए यहाँ से कितने सारे क्वेश्चन बने हैं। तो ये बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है और ये हर्षचरित हर्षवर्धन के राज कवि थे। ये भी ध्यान देंगे आप कि जो हरिशेन थे वो किसके दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त के। लेकिन ये जो बाणभट्ट हैं ये किसके हैं? तो ये हर्षवर्धन के राजकवि हैं। यह उस ग्रंथ का एक अंश है। इनमें विंध्य क्षेत्र के जंगल के किनारे की एक बस्ती के जीवन की एक अति विरल चित्रण किया गया है। तो ये ध्यान नहीं देना, आपको ये ध्यान देना है कि हर्षचरित्र किसकी जीवनी है, किस भाषा में लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है और वो किस शासक के दरबार से संबंधित थे। तो यहाँ पर चारों के चारों फैक्ट्स दे दिए गए हैं जिसको आपको नोट डाउन करने हैं। बाकी ये बस्ती के बारे में क्या लिखा है इससे मतलब नहीं है। प्रभावती गुप्त और दंगुन गांव। प्रभावती गुप्त ने अपने अभिलेख में यह कहा है कि प्रभावती ग्राम कुटुंबिनों गांव के गृहस्थ और कृषक ब्राह्मणों और दंगुन गांव के अन्य वासियों को देती है। तो छोड़िए, ये तो अभिलेख में किया गया है, ये भी छोड़ दीजिए। नगर एवं व्यापार को अगर देखें तो आइए उन नगरों की बात करें जिनका विकास लगभग 6वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था। तो कह रहा उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में हुआ, जैसा कि हमने पढ़ा है कि इनमें अधिकांश नगर महाजनपदों की राजधानियां थीं। प्रायः सभी नगर संचार मार्गों के किनारे बसे थे। पाटलिपुत्र जैसे कुछ नगर नदी मार्गों के किनारे बसे थे। उज्जैन जैसे अन्य नगर भूतल मार्गों के किनारे थे। इसके अलावा पुहार से नगर समुद्र तट पर थे। तो ये भी कुछ नहीं है, इसको भी छोड़िए। नगरीय जनसंख्या, सम्भ्रांत वर्ग और शिल्पकार। हमने पढ़ा है कि शासक वर्ग और राजा किलेबंद नगरों में रहते थे। यद्यपि इनमें से अधिकांश स्थलों पर व्यापक रूप से खुदाई करना संभव नहीं है क्योंकि आज भी इन क्षेत्रों में लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ से विभिन्न प्रकार के पुरावशेष, तो ये पुरावशेष क्या क्या मिले हैं ये भी छोड़ सकते हैं आप। पाटलिपुत्र के इतिहास को देख लेते हैं। प्रत्येक नगर का अपना इतिहास था। उदाहरण के तौर पर पाटलिपुत्र का विकास पाटली ग्राम नाम के एक गांव से हुआ। फिर 5वीं सदी ईस्वी पूर्व में मगध शासकों ने अपनी राजधानी राजगाह से हटाकर इसे बस्ती में लाने का निर्णय लिया। तो ये इसके बारे में दिया गया है, यहाँ से भी कोई फैक्ट नहीं है। थोड़ा सा यहाँ का देख लेते हैं। द्वितीय शताब्दी ईस्वी आते आते हमें कई नगरों छोटे दानात्मक अभिलेख प्राप्त होते हैं। इनमें दादा के नाम के साथ साथ प्रायः उनके व्यवसाय का भी उल्लेख होता है। इनमें नगरों में रहने वाले धोबी यानी जो छोटे छोटे दानात्मक यानी जो दान जो दिए थे वो अभिलेख प्राप्त होते थे। तो इसमें जो है जो लोग दान देते थे उनके व्यवसाय के बारे में भी उल्लेख मिलता था और साथ ही इनमें नगरों में रहने वाले धोबी, बुनकर, लिपिक, बढ़ई, कुम्हार, स्वर्णकार, लोहकार, अधिकारी, धार्मिक गुरु, व्यापारी और राजाओं के बारे में भी विवरण मिलते थे। तो ये छोटे छोटे जो अभिलेख होते थे दानात्मक अभिलेख, इनमें जितने भी जो आम जनता थी उनके बारे में भी क्या होता था, विवरण मिलता था। कभी कभी उत्पादों और व्यापारियों के संघ का भी उल्लेख मिलता है जिन्हें हम श्रेणी कहते हैं। तो श्रेणी क्या होता है ये पूछा है, यूपीएससी में ही पूछा है कि श्रेणी का संबंध किससे है, तो ये व्यापारियों का संघ होता था श्रेणी। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप जा कर के एक बार देख सकते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन ना मिले तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं कि कहाँ पर पूछा है, तो मैं आपको ढूंढ के बता दूंगी। इतना मुझे पता है कि यहाँ पूछा है। ये श्रेणियाँ संभवतः पहले कच्चे माल को खरीदती थी,
फिर उनसे सामान तैयार कर बाजार में बेच देती थी। यह संभव है कि शिल्पकारों ने नगर में रहने वाले संभ्रांत लोगों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कई प्रकार के लौह उपकरणों का प्रयोग किया होगा। तो यहाँ से केवल यही इंपॉर्टेंट था। श्रेणी हालांकि पूछ लिया है, लेकिन क्या होता कि स्टेटमेंट में आपको डाल दे कि निम्नलिखित में से श्रेणी का संबंध किससे था। उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही उपमहाद्वीप में नदी मार्गों और भूमार्गों का मानव जाल बिछ गया था और कई दिशाओं में फैल गया था। मध्य एशिया और उससे भी आगे तक भूमार्ग थे। समुद्र तट पर बने कई बंदरगाहों से जलमार्ग अरब से होते हुए उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया तक फैल गया और बंगाल की खाड़ी से यह मार्ग चीन और दक्षिणी, ये सब छोड़ दीजिए कहाँ से कहाँ तक गया, ये मेंस के हिसाब से है, ठीक है। इन मार्गों पर चलने वाले व्यापारियों में पैदल फेरी लगाने वाले व्यापारी तथा बैलगाड़ी और घोड़े, खच्चर जैसे जानवरों के दल के साथ चलने वाले व्यापारी होते थे। साथ ही समुद्री मार्ग से भी लोग यात्रा करते थे, जो खतरनाक तो थी लेकिन बहुत लाभदायक भी होती थी। तमिल भाषा में मस्तथुवन और प्राकृत में सतवाह और सेट्ठी के नाम से प्रसिद्ध सफल व्यापारी बड़े धनी हो जाते थे। तो ध्यान देंगे, यदि आपसे पूछे कि मस्तथुवन और सतवाह और सेठी, ये भी पूछा है, सेठी का पूछा है, ये क्या होते थे, तो ये धनी व्यापारी होते थे, ठीक है। इनका संबंध क्या था, सेठी क्या होते थे, धनी व्यापारी होते थे, और श्रेणी क्या होते थे, तो व्यापारियों का संघ होता था। तो उस ऑप्शन में ये भी दिया है व्यापार, बड़े बड़े धनी व्यापारी। तो ध्यान देंगे जो सेठी, सतवाह और मस्तथुवन होते थे, मस्तथुवन ये क्या होते थे, ये धनी व्यापारी होते थे, बड़े बड़े धनी व्यापारी। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें का उसमें कर देगा, उसमें का इसमें कर देगा। नमक, अनाज, कपड़ा, धातु और उससे निर्मित उत्पाद, पत्थर, लकड़ी, जड़ी बूटी जैसे अनेक प्रकार के सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाए जाते थे। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च जैसे मसालों तथा कपड़ों की, जड़ी बूटियों की भारी मांग थी। इन सभी वस्तुओं को अरब सागर के रास्ते भूमध्य क्षेत्र तक पहुंचाया जाता था। तो काली मिर्च को क्या कहते थे, यवन प्रिय भी कहते थे। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा है, यवन प्रिय ये कहते थे काली मिर्च को। तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे, ये भी PYQ है यूपीएससी का। सिक्के और राजा। व्यापार के लिए सिक्के के प्रचलन से विनिमय कुछ हद तक आसान हो गया। चांदी और तांबे के आहा सिक्के सबसे पहले ढाले गए और प्रयोग में आए। तो आहा सिक्के कब आए थे प्रयोग में, तो यह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इसको ढाला गया था और तभी ये प्रयोग में आए थे। तो सबसे पहले जिस सिक्कों का प्रचलन हुआ था वो था चांदी और तांबे का आहा सिक्का, ठीक है। पूरे उपमहाद्वीप में खुदाई के दौरान इस प्रकार के सिक्के मिले हैं। मुद्रा शास्त्रियों ने इनका और अन्य सिक्कों का अध्ययन करके उनके वाणिज्यिक प्रयोग के संभावित क्षेत्रों का पता लगाया है। आहा सिक्के पर बने प्रतीकों को उन विशेष मौर्य वंश जैसे राजवंशों के प्रतीकों से मिलाकर पहचान करने की कोशिश की गई तो पता चला कि इन सिक्कों को राजाओं ने जारी किया था। यह भी संभव है कि व्यापारियों, धनपतियों और नागरिकों ने इस प्रकार के कुछ सिक्के जारी किए हों। तो जाहिर सी बात है कि सिक्का केवल राजा ही नहीं जारी करता था, बल्कि व्यापारी, धनपति और नागरिक ये भी लोग क्या करते थे, सिक्के जारी करते थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, कर देगा कि केवल राजा को ये अधिकार था कि वे सिक्के जारी करें, लेकिन ऐसा नहीं है। जो धनपति होते थे, व्यापारी होते थे और जो नागरिक होते थे वो भी सिक्के जारी करते थे। शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ सबसे पहले सिक्के हिंद यूनानी शासकों ने जारी किए। तो ध्यान देंगे कि शासकों के नाम के साथ और प्रतिमाओं के साथ सबसे पहले जो सिक्का का प्रयोग चला जिन्होंने, वो कौन थे, तो हिंद यूनानी शासक थे, जिन्होंने 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया। तो नियंत्रण कब स्थापित किया, कब नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है कि वो कौन से शासक थे जिन्होंने प्रतिमा और शासकों के नाम के साथ सिक्के जारी करवाए, तो वो थे हिंद यूनानी शासक। सोने के सिक्के सबसे पहले प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुषाण राजाओं ने जारी किए। ध्यान देंगे, सोने के सिक्के किसने जारी किए सबसे पहले, तो कुषाणों ने जारी किया। और सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के कौन जारी किया था, तो वो किए थे गुप्तों ने। इनके आकार और वजन तत्कालीन रोमन सम्राटों तथा ईरान के पार्थियन शासकों द्वारा जारी सिक्कों के बिल्कुल समान थे। उत्तर और मध्य भारत के कई पुरास्थलों पर ऐसे सिक्के मिले हैं। सोने के सिक्कों
के व्यापक प्रयोग से संकेत मिलता है कि बहुमूल्य वस्तुओं और भारी मात्रा में वस्तुओं का विनिमय किया जाता था। इसके अलावा दक्षिण भारत के अनेक पुरास्थलों से बड़ी संख्या में रोमन सिक्के मिले हैं, जिनसे यह स्पष्ट है कि व्यापारिक तंत्र राजनीतिक सीमाओं से बंधा था। व्यापारिक तंत्र राजनीतिक सीमाओं से बंधा नहीं था, क्योंकि दक्षिण भारत रोमन साम्राज्य के अंतर्गत न होते हुए भी व्यापारिक दृष्टि से रोमन साम्राज्य से संबंधित था। तो व्यापार तो हमारा खैर पहले से ही होता आ रहा था हर जगह से, तो ये तो कॉमन सेंस है, आप लगा ही सकते हैं। पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों के योद्धों कबायली गणराज्यों ने भी सिक्के जारी किए थे। पुरातत्वविदों को योद्धों शासकों द्वारा जारी तांबे के सिक्के हजारों की संख्या में मिले हैं, जिनमें योद्धों के व्यापार में रुचि और सहभागिता परिलक्षित होती है। सोने के सबसे भव्य सिक्कों में से कुछ गुप्त शासकों ने जारी किए। इनके आरंभिक सिक्कों में प्रयुक्त सोना अति उत्तम था। तो यानी शुद्ध सिक्के किसने जारी किए? तो गुप्तों ने किया था। इन सिक्कों के माध्यम से दूर देशों से व्यापार विनिमय करने में आसानी होती थी, जिसके शासकों को भी लाभ होता था। 6वीं शताब्दी में सोने के सिक्के मिलने कम हो गए। क्या इससे यह संकेत मिलता है कि उस काल में कुछ आर्थिक संकट पैदा हो गया? इतिहासकारों में इसे लेकर मतभेद है। कुछ का कहना है कि रोमन साम्राज्य के पतन के बाद दूरवर्ती व्यापार में कमी आई, जिससे उन राज्यों, समुदायों और क्षेत्रों की संपन्नता पर असर पड़ा जिन्हें दूरवर्ती व्यापार से लाभ मिलता था। अन्य का कहना है कि इस काल में नए नगरों और व्यापार के नवीन तंत्रों का उदय होने लगा था। उनका यह भी कहना है कि यद्यपि तो ये जो अलग अलग मत है इतिहासकारों को, तो ये मेंस के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। अभी आप यहाँ पर यही ध्यान रखेंगे कि गुप्त शासकों ने अति उत्तम प्रकार के सोने के सिक्के जारी किए थे। ठीक है। मालाबार तट ये छूट गया था। ये आधुनिक केरल में है। यह एक यूनानी समुद्र यात्री द्वारा रचित पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी का एक अंश है। तो ये पूछा भी है बीपीएससी में, जो री एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा है। नहीं, जो पेपर कैंसिल हो गया था, जो लीक हो गया था पेपर, उसमें ये पूछा था कि पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी, उसमें भी नहीं पूछा था, बीपीएससी में ही है, किसी में पूछा है ये कि पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी का रचना किसने की थी? तो एक अज्ञात यूनानी के द्वारा किया गया था। उसमें ई ऑप्शन था हालांकि, ठीक है, 3-4 लोगों का नाम दे दिया था, लेकिन उसमें से कोई भी नहीं था, क्योंकि पता ही नहीं है कि इस बुक का रचना किसने की थी, तो इसलिए उसमें ऑप्शन ई था। तो ध्यान देंगे, ठीक है। इसको फिर से एक बार याद कर लीजिएगा कि कोई नहीं था इसका लेखक। बाकी ये क्या क्या आते थे, क्या क्या जाते थे, इससे आपको मतलब नहीं है। अब मूल बातें, अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता था, ये देखते हैं। अभी तक हम अन्य बातों के अलावा अभिलेखों के अंशों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, लेकिन इतिहासकारों को यह कैसे ज्ञात होता है कि अभिलेखों पर क्या लिखा है? ब्राह्मी लिपि का अध्ययन। आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का मूल ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग अशोक के अभिलेखों में किया गया है। 18वीं सदी से यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय पंडितों की सहायता से आधुनिक बंगाली और देवनागरी लिपि में कई पांडुलिपियों का अध्ययन शुरू किया और उनके अक्षरों की प्राचीन अक्षरों में नमूने से तुलना की। तो ये पढ़ने का एक तरीका है कि कैसे कैसे उन्होंने निकाल करके किस तरीके से पढ़ा। आरंभिक अभिलेखों का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने कई बार यह अनुमान लगाया कि ये संस्कृत में लिखे हैं, जबकि प्राचीन अभिलेख वस्तुतः प्राकृत में थे। फिर कई दशकों बाद अभिलेख वैज्ञानिक के अथक परिश्रम के बाद जेम्स प्रेसप ने अशोककालीन ब्राह्मी लिपि का 1838 ईस्वी में अर्थ निकाला। तो ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? मैंने आपको ऊपर भी बताया, तो जेम्स प्रेसप के द्वारा इसको सर्वप्रथम पढ़ा गया था। और आप ये देख सकते हैं इस तरीके का, जो ये स्मॉल टी लग रहा है, इसका मतलब क है, डी का मतलब च है, सी का मतलब ढ है। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब खरोष्ठी लिपि को कैसे पढ़ा गया? तो पश्चिमोत्तर के अभिलेखों में प्रयुक्त खरोष्ठी लिपि के पढ़े जाने की कहानी अलग है। इस क्षेत्र में शासन करने वाले हिंद यूनानी राजाओं द्वारा बनवाए गए सिक्कों से जानकारी हासिल करने में आसानी हुई है। इन सिक्कों में राजाओं के नाम यूनानी और खरोष्ठी में लिखे गए हैं। यूनानी भाषा पढ़ने वाले यूरोपीय विद्वानों ने अक्षरों का मेल किया। उदाहरण के तौर पर दोनों लिपियों में अपोलोडोटस का नाम लिखने में एक ही प्रतीक, मान लीजिए, अ प्रयुक्त किया गया। चूंकि प्रेषण से खरोष्ठी में लिखे अभिलेखों की भाषा
की पहचान प्राकृत के रूप में की थी, इसलिए लंबे अभिलेखों को पढ़ना सरल हो गया। तो ये भी छोड़िए, कुछ नहीं है यहाँ से भी। अब देखते हैं अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य। तो इतिहासकारों एवं अभिलेख शास्त्रियों के काम करने के तरीकों का पता लगाने के लिए आइए अशोक के 2 अभिलेखों को ध्यान से पढ़ें। ध्यान देने योग्य बात है कि अभिलेख में शासक अशोक का नाम नहीं लिखा है, उसमें अशोक द्वारा अपनाई गई उपाधियों का प्रयोग किया गया, जैसे कि देव नाम प्रिय अर्थात देवताओं का प्रिय, और प्रियदर्शी यानी देखने में सुंदर। तो ध्यान देंगे यहाँ पर देव नाम प्रिय और प्रियदर्शी किसके नाम से किसके बारे में जाना जाता है इसे? तो ये जाना जाता है अशोक को लेकर के कि ये जो देव नाम प्रिय है और प्रियदर्शी है, अशोक के नाम को लेकर के इसका उल्लेख किया गया है। अशोक नाम अन्य अभिलेख में मिलता है जिसमें उनकी उपाधियां भी लिखी हैं। इन अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद अभिलेख शास्त्रियों ने पता लगाया कि उनके विषय शैली, भाषा और पुरालिपिक विज्ञान सब में समानता है। अतः वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस अभिलेखों को एक ही शासक ने बनवाया था। आपने यह भी देखा होगा कि अशोक ने अपने अभिलेखों में कहा कि उनसे पहले के शासकों ने रिपोर्ट एकत्र करने की व्यवस्था नहीं की। ये सब छोड़ दीजिए, अशोक ने क्या 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 नहीं कहा, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। बाकी यहाँ से भी आपका कुछ भी नहीं है। ये भी आप छोड़ सकते हैं। ये भी कुछ नहीं है, ये भी आप छोड़ सकते हैं। यहाँ से भी कोई फैक्ट नहीं है, ठीक है। ये भी बाकी जो ब्रैकेट में है ये इम्पोर्टेंट है, इसको देख लेते हैं एक बार। ये तो हमने देख ही लिया। ये मुद्रा शास्त्र सिक्कों का अध्ययन है, इसके साथ ही उन पर पाए जाने वाले चित्र, लिपि आदि तथा उनकी धातुओं का विश्लेषण। तो ये भी कुछ भी नहीं है, बस इतना ध्यान रखिए कि मुद्रा शास्त्र क्या है, तो सिक्कों का अध्ययन, या सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो मुद्रा शास्त्र कहते हैं। राजन देव नाम प्रिय प्रियदर्शी यह कहते हैं, अतीत में मसलों को निपटाने और नियमित रूप से सूचना एकत्र करने की व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन मैंने निम्नलिखित व्यवस्था की। तो छोड़िए ये सब भी। जब देव नाम प्रिय प्रियदर्शी ने अपने शासन के 8 वर्ष पूरे किए तो उन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की। ध्यान देंगे यहाँ पर यह फैक्ट है कि कलिंग पर विजय अपने शासनकाल के कौन से वर्ष में किया था इन्होंने, तो अशोक ने तो 8वें वर्ष पूरे होने के बाद से किया था। 1.5 लाख पुरुषों को निष्कासित किया गया, 1 लाख मारे गए और इससे भी ज़्यादा की मृत्यु हुई। कलिंग पर शासन स्थापित करने के बाद देव नाम प्रिय धम्म के गहन अध्ययन, धम्म के स्नेह और धम्म के उपदेश में डूब गए। यही देव नाम प्रिय के लिए कलिंग की विजय का पश्चाताप था। देव नाम प्रिय के लिए यह बहुत वेदनादायी और निंदनीय है कि जब कोई किसी राज्य पर विजय प्राप्त करता है तो पराजित राज्य का हनन होता है, वहाँ लोग मारे तक निष्कासित। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए वो इतना ही है कि ये जो शासन किया गया था अशोक के द्वारा कलिंग पर, वो कब किया गया था, तो शासन के 8वें वर्ष पूरे होने पर। ये शासन के 8वें वर्ष देगा या शासन के 8 वर्ष पूरे होने पर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये भी जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया। बाकी ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, डेट जो है इम्पोर्टेंट जैसे कि कनिष्क का राजरोहण कब हुआ था, ठीक है। ये डेट थोड़ा सा आप ऐसे नज़र से निकाल लीजिएगा। बाकी हमारा ये ख़त्म हो गया है। अगला जो हमारा है वो है चैप्टर बंधुत्व, जाति तथा वर्ग से संबंधित। तो इसको भी देखेंगे, काफ़ी बढ़िया चैप्टर है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।